बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नॉर्मली मैं कहती हूँ वीकेंड है, अच्छा सा प्लान करें और अपने वीकेंड को एंजॉय करें, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं हैं। रियलिटी ग्राउंड जो है वो मैच नहीं कर रही है कि आप इंजॉय कर सकें। खैर, उस पर हम आएंगे और डिस्कस ज़रूर करेंगे मौजूदा सूरत हाल, लोग क्या कह रही हैं इस पर, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हर रोज़ जो हम सिचुएशन आपके साथ शेयर करते हैं उस पर एक के बाद एक दिन, मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन हम ये बता रहे हों कि जी आज बिजली महंगी हो गई है। किस्मत से कोई एक आधा दिन होता है, अगले दिन आपको पता चल जाता है एक दफ़ा फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, फिर आपको पता चलता है जी आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। क्या हमारे लिए ख़बरें सिर्फ यही रह गई हैं? आवाम की ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी रह गई है? क्या कभी ये मसाइल से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे? फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किस तरह से मसले हल होंगे? आपके सियासी मंजरनामे पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े आपको लग रहा है कि जी कुछ हो जाएगा। अब आवाम के मसाइल तो ये हैं, ये किसने देखने हैं, और फिर आपकी सियासत क्या चल रही है, आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं रह गया। आ जाते हैं जी आज की खबरों की तरफ। आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इलाज की अदायगी स्टेट लाइफ ऑफ इंश्योरेंस करेगी। सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए बड़ी खबर। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की अफसरशाही की काम न करने की रविश बरकरार। आज की खबरें आप जान चुके हैं और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर हैं राव दिलशाद हुसैन साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आ जाते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर मुझे नहीं समझ लग रहा शुरू कहाँ से करूँ। हर रोज़ महंगाई की हम बात करते हैं और नॉर्मली ऐसा होता था, राव साहब आप एग्री करेंगे कि हम जो खबर चलाते थे उसका इम्पैक्ट ऐसे आता था कि फौरी रिएक्शन भी आता था, वो चीज़ हमें लगता था तब्दील भी हो जाती थी। अब वो फैसला समटाइम वापस भी ले लिया जाता था। अब जितनी महंगाई की खबर डिस्कस करो अगले दिन दोबारा वही कुछ होता है। जी, एक शेर है, मुझे याद आ गया कि सूख चुके हैं जो शजर वो हरे कैसे हो, मैं कोई पैगंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो। तो ये सूरत हाल इस तरह की है कि एक खबर चलती होती थी और उस खबर पर एक्शन नज़र आता था, फिर उसके बाद उसका असर नज़र आता था। लेकिन अब तो बेहिसी जो है वो तमाम जो हदें हैं बेहिसी की, वो भी जो हाकिम वक्त हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। 26 रुपये लीटर का इम्पैक्ट देखिए। हम पहले भी बात करते हैं कि आपने जो 550 अरब रुपये का जो 90,000 गाड़ियाँ आप चला रहे हैं पूरे मुल्क में, 90,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, वो मुफ्त फ्यूल के चक्कर में आप सारे ये बुनियादी तौर पर जब भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं ये एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए और जो IMF की शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए ये मंतक आप देखिए ना, डॉलर महंगा होता है तो जवाब होता है पेट्रोल बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा। डॉलर जो है वो डॉलर जो तकरीबन 10 रुपये तक का तो डिफरेंस आ चुका है अब तक कि डॉलर सस्ता हुआ है। हम ये समझ रहे थे कि डॉलर चूँकि महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत उसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूल उस पर आएगा, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अब डॉलर नीचे आया है लेकिन अब पता नहीं क्या जवाज़ बनाकर इसको, और देखिए 17 रुपये डीज़ल, और डीज़ल आपकी सारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो सारी डीज़ल पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा डीज़ल पे है। अब किरायों में इजाफा होगा, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट का इस प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, और बिजली की कीमत की मद में आपको जो फ्यूल सरचार्ज की मद में एक नया वो धंधा है वो शुरू होगा। और ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी है ही फ्यूल इकोनॉमी, जब पेट्रोल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर सभी कुछ बढ़ता है, और जब नीचे आती हैं तो कोई चीज़ वापस उसकी उस प्राइस पे नहीं मिल पाती जिस प्राइस पे वो हो। तो ये एक गोरख धंधा है, हमें
इल्फाजात साहब में और खोखर साहब हमें आप एग्री करेंगे जिन गुरुद्वारों लोगों ने में घर हमें चलाने गुजारा नॉर्मली की। ऐसा होता है जो चीज महंगी होती है ना हम उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं उसको तर्क कर देते हैं। अब हमने हर रोज दफ्तर भी आना है अपने जरूरी कामों को बाहर भी जाना है, कितना खोखर साहब हम कोशिश करें कि पेट्रोल कम जी इस्तेमाल बिल्कुल, करें। पेट्रोल डीजल जैसे डॉलर की कीमत कम हुई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत 26 रुपए इकट्ठे फी लीटर बढ़ा दिया है। और मैं हर हफ्ते तोबा तोबा करके थक गया हूं, लेकिन मेरी तोबा तोबा करके भी थक गया हूं। अभी तक हुकूमत को खोखर साहब वो शख्स है जिनकी तौबा तौबा भारत ने बड़ी सुनी थी, लेकिन अभी तक अपने नहीं सुन रहे, अभी तक उसका अपने पता नहीं कब सुनेंगे, दोबारा कर दे तौबा और तौबा। ये तोबा तोबा का मकाम है। खोखर साहब दोबारा तौबा खड़े तौबा, होके, इतना पेट्रोल खोखर साहब बढ़ खड़े गया, होके दोबारा इतना दोबारा पेट्रोल बढ़ गया, खड़े तौबा होके तौबा दोबारा का खड़े। मकाम है, इतना पेट्रोल बढ़ गया, ये और तौबा आप तौबा अंदाजा का मकाम है कि अब पेट्रोल खोखर साहब पैसे खड़े नहीं होके रहे, एक दफा- अब पेट्रोल एक दफा निगरान डालने के वज़ीर आज़म को लिए दिखा दे। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर खजाना को दिखा दे, निगरान वज़ीर आज़म जो है कि तौबा वो तौबा कहते का हैं कि तो मुकाम। महंगाई बढ़ी नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, इसके बाद मेडिकल की चीजें बढ़ जाएगी, इसके बाद किचन की चीजें बढ़ जाएगी, इसके बाद बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, बसों का किराया बढ़ जाएगा, वैगनों का किराया बढ़ जाएगा, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, हवाई जहाजों का किराया बढ़ जाएगा, सारा इंपैक्ट एकदम आना शुरू हो जाएगा। और अब इस वाले से पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। अब वहां पर इतना आप ख्याल देखिए, नहीं करना चाहिए, 331 शर्म करनी चाहिए। 331 कि रुपए फी बजाय लीटर का इसके हो कि गया, अपने उसके- 331 रुपए फी लीटर हो गया। अब मैं सुबह सुबह मैं एक अस्पताल में गया तो वहां पर आया थी वो शमीम आया मी अस्पताल की, वो बता रही थी कि मेरी 30,000 रुपए तनख्वाह है, मेरा 35,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। अब इसका अंदाजा करें वो क्या करें बेचारी, वो 30,000 रुपए तनख्वाह है, 35,000 बिजली का बिल आ गया। कहती एसी के बगैर नींद नहीं आती, और एसी चलाए ना तो वो बिजली, एसी चलाए तो बिजली बहुत ज्यादा आती है, रात से सिर्फ 5 घंटे एसी चलाती हूँ सोते वक्त, और वो 35,000 रुपए बिल बिजली का आ गया। अब आप इसका अंदाजा करें कि आम बंदा किस तरह करे। अब सिविल सेक्रेटरीट की मैं बीट करता हूँ, सिविल सेक्रेटरीट में जो दर्जा 4 के तमाम मुलाजम है वो बेचारे 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। कोई पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है, कोई यासर ब्रोस पर जाकर नौकरी करता है, कोई सेक्रेटरीट से छुट्टी करके किसी दुकान पर जाकर नौकरी करता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कहीं सेक्रेटरीट से छुट्टी करके जाकर लगा हुआ है, कोई चौकीदार लगा हुआ है, कोई किसी के घर जाकर कुकिंग करता है, लेकिन इसके बावजूद बेचारों का गुजारा नहीं हो रहा। और इतनी महंगाई हो रही है, और कोई हुकूमत जो ना तनख्वाह में खातर खा इजाफा किया है, और जो सिर्फ 32,000 रुपया वर्कर की मजदूर की तनख्वाह लगाई, जो कि बहुत थोड़ी है। कम से कम जो मजदूर की तनख्वाह वो 50,000 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 32,000 कर दिया। उसके भी मजदूर कहाँ गुजारा करेगा। एक किराए का घर है, किचन का खर्चा देखे, मेडिकल का खर्चा देखे, बच्चों की एजुकेशन ही मान नहीं है। सही कह रहे हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे मंतक समझा दें, आम आवाम को बता दें ये पेट्रोल राव साहब महंगा क्यों हो रहा है। देखिए, एक तो आपने लेवी लगानी है इसके ऊपर 60 रुपये से ज़ायदा, उसका एग्जैक्ट फिगर मुझे वैसे इल्म नहीं है, लेकिन 60 रुपये का सुनते थे अखबारी खबरों के मुताबिक कि 60 रुपये फ़ी लीटर जो है वो गवर्नमेंट को लेवी टैक्स लगा के अपनी इनकम में करना है। और उसके अलावा अगर इसको कैलकुलेट करें तो फिर भी अब हुकूमत ऐसी सूरत हाल में हुकूमत तकरीबन 100 रुपये से ऊपर जा रही है फ़ी लीटर जो अपनी इनकम है। और वो इनकम जानी कहाँ है, वो इनकम जानी यहाँ है कि एक एक अफसर के घर में 6-6, 10-10 गाड़ियाँ हैं, और उन गाड़ियों पे उनकी बेगमात, उनके बच्चे सड़कों पे तमाशा करते, मार्केट्स में खड़े हुए नज़र आते हैं। उनके ड्राइवर्स घंटा घंटा गाड़ियाँ खड़ी करके एसी चलाते हैं। अगर बेगमात मॉल में गई हैं तो वो गाड़ी खड़ी करके वो एसी चला के बैठे हुए हैं। तो ये सारा जो पैसा है ये इसी तरह वेस्ट होता है, लीक होता है, जिसकी वजह से जिसका खमियाजा पूरी कौम को जो है भुगतना पड़ता है इस सेंस में। अब आपका सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर से शुरू करें, घर से शुरू करें। सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर्स आप देखें कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करके किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन वो मैं बड़ा हैरानी भी हुई, काकड़ साहब का बयान चल रहा था कि जी मेरी तनख्वाह तो 3.5, 2-3 लाख है या 2.5 लाख है, लेकिन मुझसे साइन को आते हैं बिलियंस पे। तो भाई क्यों आपने रजामंदी जाहिर की, आपकी कंसेंट के साथ आपको लगवाया, आप लगे या लगवाए गए, तो उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हालांकि इन लोगों के तो ये मसाइल ही नहीं है, बिजली का बिल आम आवाम के मसाइल है। खैर आपने आम आवाम का जिक्र किया तो हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं जी आवाम के दरमियान में, सो उनसे जान लेते हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। हमें बताइए क्या कहते हैं लोग। हाफिज दिलावर की तरफ चलेंगे। इस मौजूदा महंगाई पे ये जो पेट्रोल बम गिराया गया है, क्या तासुरात हैं हाफिज दिलावर लोगों के। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, और इस बार हुकूमत की जानिब से 26 रुपये का इजाफा जो है पेट्रोल की कीमत में किया गया है, जिसके बाइस जो शहरी हैं
वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो हैं बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है, शहरियों में गुस्सा देखा जा रहा है और उनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल भी दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसके बाइस जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मुझे बताइएगा, 26 रुपये का जो है इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हम इस महंगाई से तो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। बस गरीब का तो जीना ही अब मुहाल हो गया। क्या आपको बताएं, कितनी महंगाई हो गई है कि रोटी रोज़ी का भी नहीं हो रहा कि खाना करें या पेट्रोल डलवाएं। बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। बाकी ये हुकूमत के लिए हम तो यही कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो आपको क्या बताऊं, कोरोना आता है, किस तरह के हालात हो गए, इतनी महंगाई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी बात आपने सुनी, किस कदर मायूसी जो है शहरियों में देखी जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से जो जीना है वो भी मुश्किल हो चुका है और हुकूमत मुसलसल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी मुझे बताइएगा, 26 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर यही कि ये जो है ना, इनके एहसास ही कोई नहीं, इंसानियत है नहीं इनके अंदर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया, इसको क्या ना, इसको कोई लालच इलेक्शनों की ना वोटों की, इसने बढ़ाई जाना, इसको कोई डिक्टेशन पता नहीं कौन कर रहा है इसको। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि किन मसाइल का इनको सामना है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाइस शहरियों पर क्या जो है पाया जा रहा है। ठीक है हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया। सो लोगों की गुफ्तगू तो आपने सुन ली, वहाँ पे लोगों की गुफ्तगू, यहाँ पे खोखर साहब की दुहाई सेम है। अब लोग कह रहे हैं कि कोई 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, इकट्ठा 26 रुपए का इजाफा। और जब भी ये कभी हमें भी देखना नसीब होगा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जिस तरह से डॉलर आ रहा है, तो 5 रुपए या 7 रुपए कम करेंगे और ये सारा जंप आपने 26 अब आप रुपए अंदाज़ा लगाएं कि इससे तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो राव साहब सब्जियां आज खरीदने जाएं, कल के रेट से आज आपको अच्छे खासे, जिनके पास पड़ी हुई है ना, स्टॉक भी पड़ा होगा, वो भी महंगा होगा। ऐसे ही है। और ये फैसला साज जो हैं, फैसला साज अवाम को मुश्किलात दर मुश्किलात उनकी वजह से सामने आ रही हैं। फैसला साजों को भी सोचना चाहिए कि ये मुश्किल हालात हैं। अब जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो हुक्मरान अशराफिया है, जो फैसला साज हैं, उनको तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 98-99% लोग ऐसे हैं जिनको बराह रास्त जो इफ़ेक्ट होंगे इस महंगाई की नई लहर से। और ये जो पेट्रोल बम की बात करते हैं, ये बम ही है। अब हर बंदा अपने बच्चों की फ़ीसें दें, वैन्स के किराए दें या ट्यूशन्स की फ़ीसें दें या अपनी ग्रोसरी कैसे करें, ये मुश्किलात में आप इजाफा कर रहे हैं आम आदमी की। कोई जो तजवीज़ देना चाहेंगे अपनी तरफ से? तजवीज़ हम ये देना चाहेंगे कि जो मैंने बात की है चैरिटी बिगिनस एट होम वाली, तो कम अज़ कम एक ऑफिसर एक गाड़ी और मैक्सिमम 1300 सीसी गाड़ी से इससे ऊपर गाड़ी नहीं होनी चाहिए किसी ऑफिसर के पास। तजवीज़ क्या? मैक्सिमम 1300। जी तजवीज़ ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के साथ बैठे और बैठकर जो है पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करे, महंगाई को कंट्रोल करे, और ये ना हो कि आवाम जो है ना सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ एक नया इनकलाब आ जाए और हुक्मरानों को पकड़कर आवाम घसीटे सड़कों पर। इससे पहले ये वक्त आए आवाम को जो गुस्सा है वो ठंडा किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, खोखर साहब ने कहा कि आवाम का गुस्सा ठंडा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इनकलाब आ जाए। अब जो आ रहा है उसकी भी बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। खबर क्या है जी? पहले तो हमने जो आवाम के मसाइल हैं वो भी डिस्कस कर लिए, पेट्रोल महंगा हुआ वो भी डिस्कस कर लिया। अब जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ज़रूर वापस आएंगे। क्या होगा खोखर साहब? बिल्कुल होगा ये कि पेट्रोल महंगा करने के बाद अगर नवाज शरीफ वापस आ भी जाते हैं तो आवाम के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी आवाम के लिए कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी दबाका खज आवाम के लिए बात नहीं है। आवाम तो पहले महंगाई क्या तो पिसे हुए हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी और किचन का अखराजात, मेडिकल का खर्चा, एजुकेशन, हेल्थ, घर का मकान का किराया, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप नवाज शरीफ को इस्तकबाल करें, और ना ही कोई नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अब जाएगा। आप जाएंगे तो उनके अपने कारकुन जो है वो ही जाएंगे, बाकी लोग आवाम की आम बंदे की कोई दिलचस्पी नहीं है। एग्री करते हैं खोखर साहब की बात से?
कि कोई नहीं देखिए, जाएगा नवाज शरीफ के इस्तेमाल पे? कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और ये जो मसाइल खोखर साहब ने कहे ये खुद राना सनाउल्लाह ने ये सारे मसाइल बताए और उन्होंने नवाज शरीफ को तशबीह दी है निजात दहिंदा कि नवाज शरीफ आएंगे और निजात दहिंदा होंगे। तो मैंने यही सवाल किया था कि अब जब के नवाज शरीफ आएंगे तो ऐसा कौन सा उनके पास गिद्दड़ सिंगी या मंजन होगा जो वो बेच सकेंगे जिससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि आपको अगले साल जून तक आपको $75 बिलियन की या तो उसको पेमेंट्स आपको करना पड़ेंगी या फिर आपको जो आपके कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा। यानी आपने 75 बिलियंस का जो अरेंजमेंट है वो करना है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आपको 75 से भी ज़्यादा 75 बिलियन से भी ज़्यादा आपको जो कर्जे आपको करने, तो ये जिसको मर्जी बिठा दें। नवाज शरीफ के आए, नवाज शरीफ को छोड़ के जो बहुत अपने आप को महात्मा भी समझते थे उनको भी बिठा दें तो मुल्क के हालात, इकॉनमी के हालात बहुत मुश्किल हैं। और जो हमने सियासी जमातों का जो तर्ज़ अमल हमने देखा है, जिस तरह की गुफ्तगू रिसेंटली सामने भी आई, एक पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक बात की जा रही है, एक मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहिबा ने किसी प्रोग्राम में भी ये बात की है कि आप IMF से कर्जा लेते हैं और गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि 1-1 बिलियन के आपने MNAs को आपने ये फंड्स दिए। तो अगर तो पॉलिटिकल जो इनकी जो सियासी रविश है, जो तर्ज़ हुकूमत अगर तो इस तरह की होगी तो मुल्क मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा। अगर तो नवाज शरीफ आते हैं और आके फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो अपने जो केसेस हैं वो क्लियर करवाते हैं, उसका सारा अरेंजमेंट तो मौजूद है। ज़ाहिर है जब आएंगे तो उनको या तो जेल जाना पड़ेगा या कम अज़ कम जो हिफाजती ज़मानत है वो लेंगे और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने। वहीं से सफ़र जो है वो शुरू होगा जहाँ से वो उन्होंने उड़ान भी भरी थी और अपने इलाज के लिए गए थे। ये सारा एक कानूनी पहलू है, इसका पूरा बंदोबस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो कि कल ये दावा भी किया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से कि जो अगले वज़ीर आज़म होंगे वो नवाज शरीफ होंगे, अब मैं नवाज शरीफ अगर आ भी जाते हैं तो इन सारे हालात में और इनका जो तर्ज़ सियासत है, इनका तर्ज़ सियासत थोड़ा मुख्तलिफ है, डिलीवरेंस की तरफ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो अपने जो लोगों को नवाजने की जो रविश है वो भी ये नहीं छोड़ते। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी, इवन देन के जो PTI की हुकूमत थी, हम ये समझते थे कि ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, रवायती पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी और रवायती तर्ज़ सियासत और तर्ज़ हुकूमत नहीं मिलेगा, कुछ मुख्तलिफ होगा। लेकिन वो तो बहुत ही मुख्तलिफ होगा। उन्होंने दोनों को क्रॉस कर दिया, अपनों को नवाजने के, उन्होंने अपनों को नवाजने के साथ साथ जो मईशत का भट्ठा बैठाने में, यानी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे बता दें नवाज शरीफ की जो वापसी है इसका मकसद क्या है, क्या तब्दीली से आने वाली है? अब बताया ये जा रहा है कि फरवरी में इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी है ना, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी, पेट्रोल का कीमत मजीद बढ़ेगा, डॉलर मजीद ऊंचा जाएगा, बिजली की कीमत मजीद ऊंची जाएगी, आम बंदा वहीं का वहीं रहेगा और आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ना ही आवाम इससे कोई तवक्को रखे और ना ही वो मसीहा बनकर आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका बन जाएगा या पाकिस्तान जो है सुपर ताकत बन जाएगा। पाकिस्तान के हालात वही रहेंगे और एक आम बंदा जो है ना खुदकुशी पर मजबूर होगा। वो हालात कभी तब्दील नहीं हो सकते ना। वो तो यही कह रहे हैं, वो तो नून लीग तो यही क्लेम कर रही है कि वो मसीहा बन के आ रहे हैं, वो निजात दहिंदा बन के आ रहे हैं, वो पता नहीं अब ऐसा कोई कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं। मतलब कि सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना जो तर्ज देखे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और शहबाज साहब लंदन चले गए। अब अवाम के दरमियान ये रह नहीं सकते। अब हुकूमत है तो पाकिस्तान में, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने, वज़ारत ख़जाना ख़त्म हुई और उसके बाद फौरी वो भी वापस चले गए। और मतलब आपने ख्वाजा आसिफ की मुझे बात एक बड़ी मैं करना चाहूँगा, सीनियर लीगी रहनुमा है, उनकी बात, उन्होंने कहा था कि मुश्किलात हैं लेकिन हमें अवाम में रहना पड़ेगा, अवाम के साथ रहना पड़ेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने एक TV चैनल पे बात करते हुए कहा कि अगर मियाँ नवाज शरीफ की तो वापसी के हवाले से जो अरेंजमेंट है या इंतजाम हैं वो तो कर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो तो जब आएंगे आएंगे, लेकिन शहबाज साहब को जो है वो
शहबाज शरीफ को तो कम से कम आवाम के दरमियान होना चाहिए। खैर, आवाम के दरमियान हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने कल ये कहा कि इंतखाबात का ऐलान फौरी किया जाए, केसेस का सामना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला मुतवक्किल था। नए और पुराने नैब से हमें फर्क नहीं पड़ता, बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अजलास के बाद ये ऐलान किया है कि वो नैब के केसेस को पैरवी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना, जो नैब के बहुत सारे केसेस ऐसे बने हुए हैं जो इंतकाम के तहत बने हुए हैं, जो असल में जिनमें हकीकत नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, एक फर्क होना चाहिए। जो इंतकामी केस बुनियादों पर केसेस बने हुए हैं या जो झूठे केसेस बने हुए हैं, अगर किसी पर झूठा केस बने तो हमारे दुश्मन बनाने वालों को, इंडिया का भी अगर हो तो मैं उसके साथ हूं, किसी के झूठा केस नहीं बनना चाहिए, वो खत्म होने चाहिए। फिर इंतकामी केसेस जो हुक्मरानों ने बनाए या एस्टेब्लिशमेंट ने या माजी के जैसे इमरान खान ने या नून लीग ने या किसी भी हुकूमत ने जो अपने सियासी मुखालफिन पर इंतकामी तौर पर झूठे केसेस बनाए, वो खत्म होने चाहिए। झूठे केसेस नहीं होने चाहिए किसी पर, और जो फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का और आला अदलिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो ऐसे तमाम केसेस जो है उनको प्रायोरिटी पर सुने, उनके प्रायोरिटी पर उनके फैसले करें और लोगों को उसके जो झूठे केसेस में लोगों को रिलीफ दे। लोगों को किसी झूठे केस में किसी को जेल में बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अब बड़ा अच्छा मौका है, अब नए चीफ जस्टिस आगे, सबसे पहले जुडिशरी का ये किरदार है कि जाली मुकदमा कोई भी किसी के खिलाफ भी हो, कोई भी करे, एक तो उसको डिसाइड जल्द अज जल्द डिसाइड होना चाहिए, और जाली मुकदमा बनाने वाले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अदलिया की जिम्मेदारी है। और काजी फाइज ईसा साहब से हम ये तवक्का करते हैं कि एक उनका एक रोल रहा है, उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए हैं और हकाइक पर मबनी फैसले भी किए हैं। अब उनका जो इम्तिहान है, ये जो जितनी भी उनकी आगे सर्विस है, 9 माह की मेरा ख्याल है वो होंगे चीफ जस्टिस, तो 9 माह बहुत हैं। 3 माह में आपको अदलिया का बदला हुआ चेहरा नज़र आ सकता है अगर आप करना चाहें। इफ़ देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। आपका अगर है, आप करना चाहेंगे तो ये कोई मसला नहीं है, ये होगा। और सबसे पहले लोअर जुडिशरी से वो तमाशा ख़त्म करें कि जो दादे ने केस किया और उसका पोता जाके फैसला ले रहा है, और इस तरह के ये फैसले हैं। तो सियासी जमातों को, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, मुल्क को अगर आगे आपने लेके चलना है तो एक पेज पे आना पड़ेगा। इसके अलावा मुल्क का आगे बढ़ना, ये आपकी तजवीज़ अच्छी है लेकिन इस पर अमल नहीं होने वाला। राव साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर ये सब हो जाए तो फिर आपको मुल्क जन्नत का गहवारा ना नजर आए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद, एक बार फिर से कहेंगे, खबर हमारे पास क्या है। सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए बड़ी खबर है। इलाज की अदायगी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करेगी। क्या मंतक है, बड़ी खबर, इसको क्यों कहा जा रहा है, किस तरह से फायदा होगा, क्या स्टेट लाइफ सारी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ना, इस वक्त निगरान वज़ीर आला बहुत अच्छा कदम कर रहे हैं, खास तौर पर अस्पतालों के हवाले से। और मैं निगरान वज़ीर आला तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं उनसे कहूँगा कि अस्पतालों में पर्ची जो है आउटडोर की और इमरजेंसी की वो फ्री करें। अस्पतालों में जो टेस्ट होते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट होता है, सीटी स्कैन टेस्ट होता है, MRI टेस्ट होता है, ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट फ्री करें। और उसके बाद अस्पताल के जो ऑपरेशन चार्जेस हैं, दूसरे तमाम चार्जेस हैं, वो सारे फ्री कर दें। तो चलो, अगर किसी के पास अगर अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं तो जो पेशेंट है उसकी फैमिली जो है वो दवाइयाँ बाजार से भी ले आए तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल तो कम से कम उनसे कोई पैसे ना ले। अब मैं अगले दिन अपने टेस्ट कराने गया हूँ अस्पताल में, मुझे लेबॉरेटरी वाले ने इतने पैसे ले लिए कि आपके टेस्ट हो गए थे, इतने पैसे दें। फिर अगर किसी का CT स्कैन होता है उसके अलग पैसे होते हैं, MRI के टेस्ट के दूसरे और बेशुमार टेस्ट होंगे जिनके मुझे नाम ही नहीं आते, उनके नाम के इतने टेस्ट पैसे होते हैं। वो सारे टेस्टों के सारे पैसे फ्री, अस्पताल चार्जेस फ्री, ऑपरेशन थिएटर फ्री, अस्पताल का सरकारी खजाने में तमाम जो पैसे हैं फ्री हो। दूसरा, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि पहली क्लास से लेकर MA तक जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो सरकारी फीस है बच्चों की वो माफ कर दें और एजुकेशन सरकार के खाते से हो, वैसे ना होने के बराबर ही है, वो खत्म होनी चाहिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी में एमफिल में दाखिला लेता है तो 8-8 लाख रुपए सेमेस्टर का लेते हैं एमफिल का और PhD का, वो खत्म हो जाए, वो ताकि एजुकेशन जो है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जो चले गए वापस सरकारी सेक्टर में आए और सरकारी सेक्टर तलीमी इदारों में एजुकेशन फ्री हो और हेल्थ, 2 चीजें फ्री कर दे वज़ीर आला, तो इनका नाम जो है ना रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अरे वाह, जबरदस्त सजेशन। देखिए, हेल्थ के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, ना सिर्फ बड़े अस्पतालों का दौरा किया बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाकों में जैसे काना का हॉस्पिटल है या
ये 12 या 10-12 यूनिट ऐसे हैं जो 150 बेड से 350-400 बेड तक के ये हॉस्पिटल है। रायवेंड का जैसे इंडस एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इसी तरह से बेदियाँ उधर बेदियाँ रोड पे फिर PKLI के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। तो उनकी नज़र तो है हर चीज़ पे, लेकिन हेल्थ कार्ड के हवाले से इश्यूज़ आ रहे थे कि हेल्थ कार्ड की जो अदायगियों की इंक्वायरीज़ थी उस पर कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए, जिसकी वजह से हेल्थ कार्ड को रोका गया और अब फिर से हेल्थ कार्ड को जो है वो उसका इजरा किया जा रहा है। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, अच्छा इसको अगर तो सरकारी हस्पतालों तक हेल्थ कार्ड को महदूद करते हैं तो उसके समरात ज़्यादा बेहतर होंगे निस्बतन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। मुझे डॉक्टर जावेद अकरम की वो बात याद आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि बिलियनियर्स बन गए हैं जो प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस हेल्थ कार्ड की वजह से। और जो क्लेम्स हैं वो उनकी इस तरह क्लेम आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं सारी पंजाब का इलाज जो है वो सारे पंजाब के लोगों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, कोई इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन अब चूँकि खोखर साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा, क्योंकि तलीम और सेहत दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके नाम पे हम भारी भरकम टैक्स बिजली के बिल से लेके ग्रोसरी की ख़रीदारी और अपने इनकम टैक्स तक सैलरी में से टैक्स ये इसी बुनियाद पर देते हैं कि हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं जिनमें पीने का साफ़ पानी, तालीम, सेहत और ये हमें मुयस्सर आए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन वो भी बेहतर रहें और हम भी। तो इस पे अब वज़ीर ने जिस तरह से फोकस किया है और उम्मीद यही है कि अब ये 70% तक इलाज होगा। चले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। और इस पर वैसे अगर कॉन्सनट्रेट करें, वो पॉलिसी अच्छी थी जो तजवीज़ की जा रही थी कि पूरे 12 करोड़ जो लोग हैं उनका हेल्थ कार्ड बनाने की बजाय आप 3.5 या 5.5 करोड़ उन लोगों का बनाएं जो वाकई में मुस्तहिक हैं, जिनके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं। उनको अगर मतलब कि बात इसी मैं ये कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ का भी हेल्थ कार्ड बना हुआ, आप अंदाज़ा लगे मतलब उनको क्या ज़रूरत। या इसी तरह से जो पॉलिटिकल एलीट है या जो वैसे जो साहिब हैसियत हैं जिन पर अल्लाह की नवाज़शात और अल्लाह का करम ज़्यादा है, तो वो उनको कम अज़ कम नहीं ये मतवसत तबका तक जिनके कुछ 300, 350 या 400 यूनिट्स तक जो जिनकी बिजली की कंजम्पशन है उनको इस धारे में रखें और 100% रखें। जो खोखर साहब बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री होने चाहिए। टैक्सेस लोग इसीलिए देते हैं, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ज़्यादा टैक्स इसीलिए होती है कि वो तमाम तर लोगों को फैसिलिटीज़ फ्री मिले। और हम उम्मीद भी यही करते हैं। हस्पतालों के हवाले से वज़ीर पंजाब ये कह चुके हैं कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो हस्पताल नज़र आएंगे। मदर एंड चाइल्ड जो फातिमा जनान इंस्टीट्यूट है उसका भी दौरा किया, मियो अस्पताल का भी। और ये जिस तरह से ये तूफ़ानी दौरे ये जनरल हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, ना सिर्फ शहर के बल्कि बाकी जो DHQs और THQs हैं वहाँ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तिब्बी सहूलियात देखिए बुनियादी हक है और ये मिलनी भी चाहिए, ये मिलनी भी चाहिए। राव साहब इसके लिए नो डाउट सीएम साहब जितने एक्टिव हैं हम देख रहे हैं। हेल्थ कार्ड को अगर आप सरकारी अस्पतालों तक महदूद रखते हैं तो उसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि कम से कम सरकारी अस्पतालों के जो बजट हैं, जो उनके फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो एड्रेस, चूँकि स्टेट लाइफ ने पेमेंट करनी है तो अगर आप 70% भी करते हैं या बाकी 30% भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ेंगे, बल्कि सरकारी अस्पतालों की माली हालत भी इससे बेहतर होगी कि वो एक आदमी जा रहा है वो तो मुफ्त ट्रीट होगा और उसका जो इंश्योरेंस का क्लेम होगा वो स्टेट लाइफ पे कर देगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर सरकारी इदारा है, स्टेट लाइफ भी सरकारी इदारा है और सरकारी इदारे ने सरकारी इदारे को पैसे देने। प्राइवेट माफिया को इससे निजात दिलाएं, प्राइवेट माफिया और अपने तमाम अस्पतालों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सर्जन्स की जो हाजिरी है उसको अगर पंजाब हुकूमत इंश्योर कर ले, 100% ना करे 70% तक भी कर ले, तो मैं कहता हूं कि लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है वो सरकारी अस्पतालों में हल होंगे, लोगों के हल होंगे। ये जो प्राइवेट क्लिनिक है ये नहीं, ये दोहरा मेयार नहीं, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच खोखर साहब, आपका भी शुक्रिया, राव साहब आपका भी। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस से फिर आते हैं शो। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आगे बढ़ेंगे। वीकेंड पे बारिश के इम्कानात हैं या नहीं? सुबह से हवा चल रही थी, मौसम कुछ अब्र आलूद भी था, कल रात भी हवाएं चल रही थी,
कुछ तब्दीली देखी जा रही है मौसम में। वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा जान लेते हैं टुडेज वेदर में। कोमल ज्वाइन करेंगे। कोमल, आज के मौसम की सूरत हाल, रात को मौसम कैसा होगा, संडे का दिन कैसा रहेगा, बताइएगा मौसम। जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो दिन के और जो रात के औकात में मौसम जो है वो तो कुछ बेहतर महसूस किया जाता है, जबकि अगर इस वक्त के हवाले से बात की जाए तो मौसम को खुशगवार तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बेहतरी जो है वो देखी जा रही है, ऐसे कहा जा सकता है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात भी मौजूद हैं, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। और बारिशों का ये स्पेल 20 सितंबर तक यूँ ही लाहौर में बारिशें बरसाएगा। इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला इस वक्त बहुत ही आहिस्ता रफ्तार से चल रहा है, जिसकी वजह से जो गर्मी जब हवाएं थम जाती हैं तो महसूस की जाती है, और जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ी सी उसमें कमी महसूस की जाती है। शहर लाहौर के बासी बहुत बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं कि लाहौर का मौसम जल्दी जल्दी चेंज हो और वो खुशगवार मौसम और ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि गर्मी ने इस दफ़ा खूब शहर लाहौर के बासियों के चक्के छुड़वाए हैं। और अब जो है वो बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द मौसम तब्दील हो। मौसम तब्दील हो रहा है लेकिन बहुत ही आहिस्ता रफ्तार के साथ। इसी तरीके से बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 143 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है, तो बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। जी अच्छा जी, मौसम तो तब्दील हो रहा है और ये अच्छी तब्दीली आ रही है। सो आप लोगों ने जी मौसम को इंजॉय क्या करना है, अभी हमने जो रोना धोना डिस्कस किया है, खैर ये तब्दीली इसलिए भी हमारे लिए खुश आइंद मैं कहूँगी कि कुछ आपका बिजली की कंजप्शन कम होगी, AC कम चलेंगे, मौसम अच्छा होगा, तो ओवरऑल जो है वो बर्डन जो लोगों पर बहुत ज़्यादा था वो कम होगा। सो अच्छे मौसम को अच्छी तरह से वेलकम कीजिए। वीकेंड है जी, कुछ चीज़ें हम आपके साथ आपके वीकेंड को लेके ही शेयर करते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सैटरडे का शो हम कुछ स्पेशल इस तरह से करते हैं कि आपकी मॉर्निंग को खुशगवार भी बना देते हैं। सो जहां हमने बहुत सारी सैड न्यूज़ डिस्कस किए हैं, वहाँ पे ही आपकी सुबह को कुछ ज़बरदस्त इस तरह से हम बनाने वाले हैं। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। सो रूह की ग़िज़ा, नाश्ता तो आपका चल ही रहा होगा, लेकिन रूह की ग़िज़ा के लिए यहाँ पे हम कुछ स्पेशल जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी। हमेशा से हम नए टैलेंट को बहुत सराहते हैं, वो उभरते सितारे जो कि अपने लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जो कि आपकी दादरसी के मुंतज़र होते हैं। सो उसी तरह के लोगों को हम इनवाइट करते हैं ताकि आप उनकी आवाज़ को सुने और अप्रिशिएट भी करें। आज के हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं जी, सिंगर हैं वाजिद मुख्तार, उनके साथ साउल आरिफ मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तबला भी बजा रहे थे जी, आप भी अभी सुनेंगे। उसके बाद जी ताहा हैं जो कि गिटार प्लेयर हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? थैंक यू सो मच, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा कि हमेशा जो उभरते लोग होते हैं, हम तो चाहते हैं कि टैलेंट हो और उस टैलेंट को हम दिखाएं ताकि लोग सराहें। कब से सिंगिंग स्टार्ट किए? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। मुझे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट किया था। अच्छा। मेरे जो टीचर थे वो थे तारिक फ़ारानी साहब, तो उनसे मैं सीखता रहा हूँ और अभी बस जर्नी स्टार्ट है। अभी मैं दुबई में होता हूँ, वहाँ पे बैंड है हमारा द सीन UAE के नाम से, उनके साथ काम करता हूँ मैं। हमारा बैंड है, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स करते हैं और जो भी वहाँ पे इवेंट्स होते हैं हम That's great। अच्छा, पाकिस्तान में इंस्पिरेशन होती है हर किसी की। हाँ। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? मेरी इंस्पिरेशन मेरे टीचर ही थे, मेरे टीचर फ़ारानी साहब। मतलब मैं किसी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं है मेरा, सही। तो उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि आप म्यूज़िक करो। उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर और उन्होंने मुझे फिर तैयार किया इस चीज़ के लिए। तो आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी बैठे हैं और काम शाम कर रहे हैं। दुबई में भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरा बचपन से आपको शौक होता है, आप अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं कि आपने ये बनना है, तो बचपन से सिंगर बनने का नहीं, शौक? बचपन से तो नहीं था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो तब जो है वो मुझे पता चला कि हाँ मैं गा सकता हूँ, कुछ है अंदर जो बाहर निकालना चाहिए, कर सकते हैं परफॉर्म। कितनी प्रैक्टिस की, किस तरह से, मतलब जब पता चला कि आप गा सकते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपका जर्नी स्टार्ट हुआ ना, सो कितना टाइम दिया, कितनी प्रैक्टिस की
स्टार्टिंग में तो मतलब सिर्फ म्यूज़िक ही करता था, और जब पता चला कि मैं कर सकता हूँ म्यूज़िक, तो दिन रात सिर्फ म्यूज़िक। और कॉम्पिटिशन्स फिर आते थे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल्स पे, तो वो जाते रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ म्यूज़िक में। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 3 दफ़ा गोल्ड मेडल विन किया हुआ है। अरे दैट्स ग्रेट, मतलब बस इतनी कामयाबियां काफ़ी मेहनत समेटने की के है, बाद और आप उसके यहाँ बाद पे अब हमारे पास मौजूद अभी- हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे? फ्यूचर में प्लान्स यही हैं, म्यूज़िक को इंशाल्लाह परस्यू करूँगा, इसको तो करूँगा, लेकिन साथ में कोई अच्छा सा बिजनेस भी साथ करेंगे। चलें जी, क्योंकि ज़बरदस्त। वो तो ज़रूरी है। अच्छा जी, साउल की तरफ मैं आऊँगी। बड़ा आप खूबसूरत अंदाज में तबला बजा रहे थे, आपको कितनी देर हो गई है? मैं एक्चुअली बचपन से ही तबला बजा रहा हूँ, हाँ हाँ, और सीखा 7 साल किससे? की उम्र में मैंने विन किया था गोल्ड मेडल ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, अरे वाह। और इस वक्त तक मैंने 3 गोल्ड मेडल वहाँ से हासिल कर लिए हैं। सीखा मैंने अपने नाना अबू से सीखा है, उस्ताद यूनुस इकबाल। फिर मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, सर की ज़ेर निगरानी भी उनसे भी तालीम हासिल की। इसी तरह से फिर मुझे और ज़्यादा अप्रोच मिलती चलेगी। फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री भी जा चुका हूँ 4 मरतबा। फिर अभी है और प्लान, अल्लाह ताला और ज़्यादा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जो मेहनत लोग करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप तबला बजा के मैंने देखा जी। अच्छा जी, ताहा की तरफ आना चाहूँगी। ताहा, आपने कब गिटार बजाना सीखा और आपको कैसे शौक हुआ? जी, मुझे शौक़ तो वैसे बचपन से था, लेकिन मैं सीख नहीं सका। फिर मैंने तकरीबन, मुझे अब 5 साल हो गए हैं गिटार प्ले करते हुए। यूट्यूब से ही मैंने लेसन्स देखे सारे, और यूट्यूब से ही मतलब कि मैं मेनली सीखता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी आप कुछ करना चाहें तो आपके लिए 100 रास्ते हैं। तो ये ग्रुप एक कैसे बना? ये गवर्नमेंट कॉलेज में ही हमारा ग्रुप जो बना था बैंड, सही। तो वहीं पे हम सोसाइटी में सीखते रहे हैं, पढ़ते भी थे वहीं पे, तो वहीं से फिर हम सब मिले और हमारा बैंड बना। पाकिस्तान में हम शोज़ वगैरह करते हैं, यहाँ पे भी इवेंट्स करते हैं, तो बस वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज से ही हमारा जो है 5-6 साल पुराना रिश्ता कायम है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कितना ज़रूरी होता है ये जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर इस तरह के आपके मीटअप होते हैं और आपका टैलेंट सामने आता है? सो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैंने अभी तक जो अंदाज़ा लगाया और जो सीखा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में लाजमी सिखाया जाना चाहिए, बल्कि एज एन एजुकेशन जो है वहाँ पे होना चाहिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ताकि इस चीज़ को जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं म्यूज़िक में, वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को परस्यू कर आपकी सकें। पढ़ाई के साथ साथ आपका इस तरह का टैलेंट भी सामने आना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, इस तरह का टैलेंट भी आपका सामने आना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास है वक्त बहुत कम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।